नमस्कार, एनलाइटन इंडिया में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं यमलेश बंजारी। जिस घड़ी का आप सभी दर्शक इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो गई है। एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर से एमएमसी की ओर से अतुल वैद्य ने एक महत्वपूर्ण और अति विशेष साक्षात्कार प्राप्त किया है। यह साक्षात्कार देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तमाम ऐसे मुद्दे जो इस समय कोरोना त्रासदी के बीच व्याप्त है, इन तमाम मुद्दों पर पूछे गए सवालों को लेकर है। इन सवालों में कई प्रकार के ऐसे सवाल हैं जो आज देश में सियासी उठापटक से लेकर कोरोना त्रासदी और राफेल डील का जो मामला है उसको लेकर भी इसमें कई सवाल पूछे गए हैं। इसके अलावा आदिवासियों के संदर्भ में और आरक्षण को लेकर भी कई सवाल ऐसे पूछे गए हैं जिन पर बेबाक तरीके से एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय मानकर ने अपना जवाब दिया है। तो आइए यूट्यूब के प्रीमियर लाइव के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं यह लाइव साक्षात्कार। हेलो एंड वेलकम टू मानवतावादी मीडिया सेंटर एंड इनलाइटेड न्यूज की तरफ से मैं अतुल वैद्य। आज हम इस इनलाइटेड न्यूज प्रोग्राम में इस खास चर्चा में बात करेंगे आज के युग के सबसे लर्नेड और टैलेंटेड लीडर और एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष धीमान विजय मानकर सर से। मानकर सर, आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। सर, अभी जिस तरह की परिस्थिति बन रही है तो उस परिस्थिति में पूछना चाह रहा है कि अमेरिका और चाइना में जो विपरीत परिस्थिति बन रही है ट्रेड वार को लेकर या युद्ध को लेकर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जो संबंध है और जो जियोपॉलिटिक्स जिसको कहते हैं, उसमें अभी हमको ये समझना होगा कि अमेरिका और चाइना जो है इनके बीच में एक ग्लोबल लेवल पर कंपटीशन चल रहा है दो देशों के बीच में। क्योंकि चाइना सेकंड नंबर पर इकोनॉमी है, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, लार्जेस्ट जो है प्रोड्यूसर है और परचेसिंग पावर पैरिटी में जीडीपी में चाइना अमेरिका से आगे है और मिलिट्री पावर भी चाइना डेवलप कर रहा है, जो धीरे धीरे जो है वो 2035 तक चाइना जो है अगर यही हाल रहा तो अमेरिका को मिलिट्री पावर में भी सुपरसीड कर लेगा और 2030 तक जो है चाइनीज़ इकोनॉमी अगर कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं होती है तो अमेरिका से आगे आएगी। इस बात की चिंता अमेरिका को है क्योंकि अमेरिका चाहता है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो वर्ल्ड ऑर्डर उसके डोमिनेशन में रहे। जो WTO का, IMF का जो वर्ल्ड ऑर्डर बना है, सिक्योरिटी काउंसिल का, यूनाइटेड नेशंस में जो वर्ल्ड ऑर्डर बना हुआ है, तो ये जो है उसके डोमिनेशन में रहे, ये अमेरिका की सोच है। और उसके वजह से अमेरिका चाइना को कंटेन करने के लिए एक तो ट्रेड वॉर्स जो है बड़े पैमाने पर कर रहा है। वो ट्रेड वॉर्स जैसे चाइना को जो है इकोनॉमिक लॉसेस हो, ये एक काम बड़े पैमाने पर कर रहा है। चाइना भी बीच में जो है अमेरिका को पीछे ले जाने के लिए कई बार जो है वो ट्रेड के अनफेयर प्रैक्टिसेस को जो है वो अडॉप्ट करता है। कभी करेंसी को जो है वो डिवैल्यूएट कर देता है, यानी करेंसी जो है रेन भी उसको कम कर देता है और उसके वजह से उसका एक्सपोर्ट बढ़ जाता है। फिर अमेरिका से जो है वो सामान नहीं खरीदता है जो उसको खरीदना चाहिए। तो इस तरह के कई अनफेयर प्रैक्टिसेस चाइना भी करता है और अमेरिका भी जो है वो उसको कंटेन करना चाहता है ट्रेड वॉर्स करके। साथ में अमेरिका जो है चाइना को मिलिटरीली कंटेन करने के लिए जो है वो ऑस्ट्रेलिया और जापान और इंडिया को साथ में लेके एक क्वाड का कंसेप्ट बनाया और इंडो पैसिफिक एक कंसेप्ट को जो है यूएस ने जो है वो प्रपोंड किया कि भाई अगर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान आदि मिल जाते हैं अमेरिका के साथ में तो अमेरिका को साउथ चाइना सी में रोका जा सकता है और मलाक्का स्ट्रेट से जो समुंदर से उसका सामान आता है इंडियन ओशन होते हुए फिर अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाता है या मिडिल ईस्ट में जाता है या यूरोप में जाता है, वो उसको रोका जा सकता है। और इस तरह से जो है वो इसको क्वाड बना के चाइना को कंटेन करना चाहता है और चाइना अपनी सुरक्षा के लिए जो है अपनी मिलिट्री पावर को ग्रो कर रहा है। एसिमेट्रिक वॉरफेयर जिसको कहा जाता है कि जहां चाइना की, अमेरिका की नेवल शक्ति ज़्यादा है, एयरफोर्स की शक्ति ज़्यादा है, तो चाइना एरोस्पेस पावर पे और साइबर वॉरफेयर के ऊपर में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो है वो ज़्यादा महारत हासिल करने में लगा हुआ है। और साथ ही जो है वो नॉर्थ कोरिया है या ईरान है, पाकिस्तान है, तुर्की है, इनका अलायंस बनाकर जो है वो अमेरिका को मिलिट्रीली भी चाइना जो है वो चैलेंज कर रहा है। इस दरमियान में जो है जो भारत है, क्योंकि हमारा भी चाइना के साथ में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, लगभग 4056 या 57 किलोमीटर्स की हमारी जो बॉर्डर है, वो बॉर्डर जो है वेस्टर्न जोन में जो लद्दाख का रीजन है, मिडिल में जो हिमाचल प्रदेश का रीजन आता है और ईस्टर्न जो सेक्टर है उसमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश का जो सेक्टर आता है, वो हमारा अनसेटल्ड बॉर्डर है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में बहुत सारी जगह में अभी भी डिस्प्यूट है और वो फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है। और इस बीच में गलवान का जो एक इंसिडेंस हुआ, तो इंडिया जो है ये चाहता है कि भाई चाइना को जो है वो कंटेन करे और इसलिए
वो अमेरिका के साथ में जो है दिन ब दिन जो है वो अलायंस में जा रहा है। इस तरह का जियोपॉलिटिकल सिचुएशन यहाँ पर इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है अभी एशियन सब कॉन्टिनेंट में और साथ में जो ओशंस है उसमें बनते जा रहा है। सर, अभी जियोपॉलिटिक्स की आपने बात की तो हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है नेहरू जी से काल से चल रही है, एनईएम जो चल रही है अलिप्तवाद की, तो क्या मोदी गवर्नमेंट उसी मॉडल पे काम कर रहा है या कोई अल्टरनेटिव मॉडल उन्होंने लाया है अभी? देखिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट जो 1955 में जो बांडुप कॉन्फ्रेंस से जो है वो स्टार्ट हुआ, तो नॉन अलाइंड मूवमेंट में यानी ना हमको रशिया के ब्लॉक में जाना, यूएसएसआर के, ना हमको यूएसए के ब्लॉक में जाना, ये जो कंसेप्ट थी, और बाकी जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है उनको न्यूट्रल रह के जो है वर्ल्ड को डेवलप करना, ये जो कंसेप्ट थी, इसको जो है वाजपेयी के पीरियड में ही जो है जब इंडिया को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया गया, जो आपको याद होगा कि बुद्धा स्माइल्स करके जो सेकेंड जो मेजर जो टेस्ट किया और कारगिल युद्ध हुआ लगभग जो जिस पीरियड में, तो उसके बाद में जो है कि इंडिया एक न्यूक्लियर स्टेट है ये डिक्लेयर करके और अभी हम नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को परस्यू नहीं करेंगे, और उसके बाद धीरे धीरे जो है अमेरिका के ब्लॉक में जो है वो इंडिया की जाने की शुरुआत हुई। अभी जो इंडिया का जो एंगेजमेंट है वो पूरी तरह से हम यूएस का अलाई तो नहीं है, पर हम यूएस का पार्टनर हैं, और अभी हम मल्टी एंगेजमेंट में हैं, यानी नॉन अलाइनमेंट से मूवमेंट से जो है रीअलाइनमेंट या मल्टी अलाइनमेंट इंडिया कर रहा है। तो इंडिया का मल्टी अलाइनमेंट है, एक तो G20 के साथ में मल्टी अलाइनमेंट है, जो G10 या G11 करके इंडिया को इनवाइट करने की बात भी हो रही है। उसके बाद में ब्रिक्स है, जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ये एक है। फिर एशियन कंट्रीज़ के साथ में हमारा मल्टीलैटरल एग्रीमेंट एंगेजमेंट है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया के साथ में हमारा जो है वो एंगेजमेंट है, और सार्क फिर जो हमारा ट्रेडिशनल जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज़ है उनके साथ में भी लिमिटेड लेवल पर एंगेजमेंट है। तो अभी इंडिया जो है बेसिकली अमेरिका का पार्टनर जो है वो है, और मल्टीलैटरल एंगेजमेंट अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है वो कर रहा है। तो अभी इंडिया जो है वाजपेयी के पीरियड से वो पॉलिसी जो है वो चेंज हुई है। बाद में थोड़ा सा जो है वो 2006 या 8 का साल है जिस समय शायद जो है मनमोहन सिंह जी जो है यूनाइटेड नेशंस का कॉन्फ्रेंस छोड़ के जो है वो नॉन अलाइंड मूवमेंट का एक कॉन्फ्रेंस में गए थे। उस समय फिर उसको रिवाइव करने की बात हुई थी, लेकिन मोदी गवर्नमेंट आने के बाद में जो है अभी हम अमेरिका का पार्टनर है और मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी है इंडिया की। सर, जिस तरह से ये रिलेशन बन रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन बन रहे हैं, तो उसमें अभी जस्ट इंडिया में राफेल आया है, चाइना के बाद G20 है, JF-17 पाकिस्तान के पास है, तो इन सारे वेपन्स में क्या आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, देखिए, इंडिया की सिक्योरिटी के लिए हमको अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करना भी ज़रूरी था। 42 स्क्वाड्रंस का जो है वो अलॉटेड जो है वो सैंक्शन है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो है कि 42 जो है वो स्क्वाड्रन मिनिमम जो है एयरफोर्स को होने चाहिए। ये एयरफोर्स की डिमांड है लॉन्ग स्टैंडिंग, लेकिन अभी ऑपरेशनल जो हमारे स्क्वाड्रंस है 42 तो बने नहीं, लगभग 30-32 के आसपास ऑपरेशनल स्क्वाड्रंस है। और उसमें ऐसा है कि चाइना ने जो है वो 5th जनरेशन जो है वो J-20 जो प्लेन है वो चेंगडू जो उसका एविएशन जो कॉरपोरेशन है उसने बनाया है, वो 5th जनरेशन उसको क्लेम कर रहा है। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, और जो 5th जनरेशन के फीचर्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हो या इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो या एवियनिक्स एंड आर्मरी हो, इसको लेकर जो है वो प्लेन काफ़ी एडवांस प्लेन है। तो वो जो एक प्लेन था उसके वजह से हमको भी एक उसके लेवल पर नहीं तो कम से कम उससे नीचे एक प्लेन की ज़रूरत थी। तो इसलिए इंडिया ने जो है वो यूरो फाइटर और जो है ग्रिफिन के साथ में जो है राफेल का जो है वो कंपैरेटिव एनालिसिस किया, और उसके बाद में हमने लगभग 4.5 जनरेशन का है राफेल। लेकिन यदि हम JH-17 ब्लॉक 3 से जो पाकिस्तान के पास अभी ऑपरेशनल है उससे अगर हम कंपेयर करते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा एडवांटेजियस राफेल में नहीं है, 19-20 का फ़र्क है। और J-20 जो चाइना का जो है वो अगर 4-5 फैक्टर्स को ले ले, अगर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ले ले, सुपर क्रूजिंग को ले ले, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का जो वॉरफेयर होता है या और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जो होता है उसको यदि ले ले, और वेपनरी की रेंज ले ले, जो अभी BVR जो आ रहे हैं, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो मिसाइल्स होती है कि आपको प्लेन को देखना नहीं आगे, आपको लैंड का टारगेट देखना नहीं, आप अपने कंट्री में कहीं फ्लाई कर रहे बॉर्डर पर, वहाँ से 300 किलोमीटर तक के जो है वो आप मार कर सकते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में आप जो रडार सिस्टम है या आगे के प्लेन्स के जो सिस्टम है उसको जो है वो स्टेल्थ अगर है तो वो उसमें कैच नहीं होगा।
और अगर आपके पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो अगर वॉरफेयर अगर है आपके प्लेटफॉर्म में, तो वो जो है आगे की जितनी रेडार टेक्नोलॉजी है या सैटेलाइट्स है या प्लेन्स है उनको डॉज कर सकता है। तो इस मुकाबले में अगर हम देखें तो J-20 जो चाइना का जो 5th जनरेशन प्लेन है वो वर्चुअली 5th जनरेशन प्लेन है। जो 5th जनरेशन प्लेन्स जो है F-22 राफ्टर है, F-35 ये 2 US के जो है वो 5th जनरेशन प्लेन्स है। Su-57 रशिया का जो है वो भी 5th जनरेशन प्लेन है, लेकिन वो पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है। चाइनीज J-20 भी पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है, लेकिन वो काफ़ी एडवांस प्लेन है। उस लिहाज से राफेल जो है वो JH-17 ब्लॉक 3 के मुकाबले में थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेजियस है, लेकिन बहुत ज़्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी नहीं है। इसलिए शायद मोदी गवर्नमेंट F-22 भी खरीदना चाह रही है अमेरिका से। लेकिन यहाँ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर प्राइजेस को यदि हम कंपेयर करते हैं तो राफेल को हमने जो है यानी अब इंडियन मीडिया इस पर बहुत ज़्यादा झूठ बोल रही है और पता नहीं पार्लियामेंट्री कमिटीज़ भी इन चीज़ों को देखती है या नहीं देखती है। CAG कंपैरेटिव प्राइजेस को देखता है या नहीं देखता। सुप्रीम कोर्ट के तो ये दिमाग के बाहर की बातें हैं। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ये सारा एनालिसिस कर पाएगा। लेकिन अगर यदि आप देखेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट J-20 जो 5th जनरेशन का फाइटर है चाइना का, और राफेल 4.5 लगभग 4.5 का है, और JH-17 थंडर जो है वो भी 4+ जनरेशन का है। तो JF-17 थंडर जो ब्लॉक 3 है उसका प्राइस जो है लगभग $40 मिलियन पर यूनिट कॉस्ट है, और जो J-20 है जो 5th जनरेशन है राफेल से आगे है उसका $110 मिलियन है, और राफेल का लगभग $230 मिलियन है। यानी आप इस बात को सोचिए कि जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट चाइना ने बनाया उससे डबल में हमने जो है वो फ्रांस से खरीदा है, या चाइना जो बना रहा है चाइना की मदद से जो पाकिस्तान अपने कंट्री में JH-17 बना रहा है वो लगभग 35-40 जो है मिलियन डॉलर्स में बन रहा है। उसके मुकाबले में हम $230 मिलियन जो है वो राफेल के लिए दिया। तो ऑलमोस्ट ऑल 6 to 7 टाइम्स जो है उसी जनरेशन के प्लेन के कंपैरिजन में चाइना पाकिस्तान जो कंपेयर कर रहा है उससे ज़्यादा प्राइस हमने दिया है, और 5th जनरेशन से जो है हमने जो है 4.5 जनरेशन के लिए डबल पैसा लगभग दिया। तो मैं समझता हूँ कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में यदि आप ये कहेंगे तो ये बिल्कुल भी जो है वो फ़ायदे का सौदा मैं नहीं कहूँगा। और जब तक इंडिजिनियस प्रोडक्शन में हम लोग R&D करके प्रोडक्शंस नहीं करेंगे, जिस पे AMCA वगैरह पे काम चल रहा है, वैसे तो 5th जनरेशन पे बहुत कंट्रीज़ काम कर रही है, पाकिस्तान भी जो है वो अर्ज या राज ऐसा कोई प्रोजेक्ट है उस पर काम कर रही, तुर्की कर रही है, जापान कर रही है, बहुत सारी कंट्रीज़ कर रही है। लेकिन जब तक हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में R&D डेवलप करके खुद इंडिजनाइजेशन प्रोडक्शन नहीं करेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि अमेरिका, फ्रांस और रशिया से बार बार और इजराइल से जो हथियार खरीदने में जो हमको डबल पैसा देना पड़ रहा है, ये नेशनल एक्सचेकर को बहुत बड़ा लॉस है। ये पैसा डेवलपमेंट के काम में लग सकता है। सर, आपने इंडिया के खुद के R&D की बात की है, तो अभी जैसा राफेल आया है तो हम राफेल खरीदने में बहुत ज़्यादा खुद को गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का जो प्रोजेक्ट था मेक इन इंडिया, उसको ये राफेल किस तरह से डील करता है? नहीं, अभी इसमें जो है कुछ इंडिजिनस प्रोडक्शन का भी साथ में कॉन्ट्रैक्ट है। ये शायद पहले 36 आने के बाद में कुछ कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें कुछ बीच में कन्फ्यूजन भी था। वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे एग्जीक्यूट होगा ये तो बाद में पता चलेगा, क्योंकि कुछ अनिल अंबानी जी के कंपनी को देने का भी जो है बहुत बड़ा एक इशू आया था इसमें। और मेक इन इंडिया में आप देखिए तो हम सुकोई के साथ में मिलकर जो है हॉल जो है जो नासिक में और बेंगलोर में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, वो हम 5th जनरेशन AMCA के ऊपर काम कर रहे थे। तो जो तेजस है, तेजस से ज़्यादा जो एडवांस वर्जन है 5th जनरेशन का, जो फाइटर जेट इंडिया मल्टी रोल फाइटर जेट खुद इंडिया बनाना चाह रहा है, उस पर हम 2007 से काम कर रहे हैं, लेकिन बाद में वो प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो गया। अब हम लोग खुद उस पर जो है वो काम कर रहे हैं। देखिए, एक बात है, जब तक हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जब तक एम्फोसाइज नहीं करेंगे, यदि आप 2013 की साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी पढ़ेंगे जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, STI साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन की पॉलिसी, उसमें आपको कुछ बहुत विशेष बात नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं लगेगा कि भारत सही में जो है कोई एक वैज्ञानिक सोच वाला जो कंट्री बनना चाहिए, जिसको साइंटिफिक थिंकिंग एंड साइंटिफिक नॉलेज हम कहते हैं, साइंटिफिक मेथोडोलॉजीज कहते हैं, फिर साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है और रिसर्च एंड डेवलपमेंट है। ये तमाम जो चीज़ें आती है उसमें भारत लीडिंग कंट्री बने पहले 5-10 कंट्रीज़ में। ऐसा कोई उसमें विजन और प्रैक्टिकल अप्रोच 2013 के पॉलिसी में नहीं मिलती है। अब 2020 में अक्टूबर महीने में साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पॉलिसी मोदी गवर्नमेंट डिक्लेयर करने वाली है, तो लेट अस सी कि वो कितना विजन लेकर आती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जब आप राम मंदिर बनाने में इतना ज़्यादा जो है वो इम्फेसिस देते हैं,
या जो बीजेपी के जो मिनिस्टर्स है, कोई मिनिस्टर कहता है कि हनुमान चालीसा पढ़ लेने से कोरोना ठीक हो जाएगा, कोई कहता है कि मंदिर बन जाएगा तो कोरोना ठीक हो जाएगा। तो बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं वो साइंटिफिक थिंकिंग ही उनका नहीं है। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो कस्तूरी रंगन कमीशन बना था, कल जो उस पर जो डिसीजन लिया है और एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर लिया है, उसमें भी यदि आप साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एजुकेशन को लेकर यदि आप थिंकिंग देखेंगे तो अभी भी मुझे उतना एडवांस नज़र नहीं आ रहा है। तो जब तक हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जब तक हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक हमारा ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट नहीं होगा, ह्यूमन स्किल्स डेवलपमेंट नहीं होगी, ह्यूमन कैपिटल डेवलप नहीं होगा, तब तक मेक इन इंडिया की बात करना, आत्मनिर्भर भारत की बात करना, मैं समझता हूँ ये बचकानी बातें, इमैच्योर बातें हैं। जैसे सर आपने साइंस टेक्नोलॉजी की बात की है, तो एक मंदिर के उद्घाटन के लिए देश का पीएम का जाना, ये क्या संवैधानिक लोकतंत्र के धर्मनिरपेक्ष का जो सिद्धांत है उसके खिलाफ नहीं है? बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर ने अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पूरे देश का होता है, कोई एक धर्म का और जो है संप्रदाय का नहीं होता है। और वैसे भी जो है कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होता है, और स्टेट के हेड होने के नाते जो है उनको अवॉइड करना चाहिए था। बाकी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के हिसाब से वो ट्रस्ट है वो करता था, लेकिन अवॉइड करना चाहिए था। कोई अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं किया मोदी जी ने अच्छा प्रेसिडेंट सेट नहीं किया। सर कांग्रेस के शशि थरूर जी ने प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी के मॉडल को डिस्कस किया है, तो क्या आपको लगता है कि ये भारत के ये जो मॉडल है वो इंडिया के लिए सूटेबल है? नहीं, मेरा तो ये मानना है कि डेमोक्रेसी ही अपने आप में सोल्यूशन नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी से सारी चीज़ों का सोल्यूशन आ जाएगा, वो इमैच्योर्ड है, उनको डेमोक्रेसी का अंडरस्टैंडिंग नहीं। देखिए 1970 के दशक तक केवल 35 देशों में इलेक्टोरल डेमोक्रेसी थी। उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का राइज हुआ, ग्लोबलाइजेशन के राइज के बाद, कम्युनिज्म के डाउनफॉल के बाद थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेसी आई। लेकिन 2007-8 के आते आते आप देखेंगे कि डेमोक्रेसी में रिसेंटमेंट आया। और अभी तो बहुत ढेरों से ये स्टडीज़ है कि डेमोक्रेसी जो है वो अपने आप में जो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स है, जैसे नेशनलिज्म की प्रॉब्लम है, जिनोफोबिया की प्रॉब्लम है, रिलीजियोसिटी की प्रॉब्लम है, डिस्क्रिमिनेशंस की प्रॉब्लम है, या डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है इनको अपने आप में डेमोक्रेसी हल करने में इफेक्टिव नहीं हुई है। और ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म के राइज के बाद जो पैसे का रोल आया और धर्म या एथनिसिटी का रोल आया है, उसमें जो लोग धर्म और एथनिसिटी का कॉम्बिनेशन करके स्टेट को कैप्चर कर लेते हैं, फिर डेमोक्रेसी इनइफेक्टिव हो जाती है। तो डेमोक्रेसी अच्छा मॉडल है गवर्नेंस का, मैं ये नहीं कहता हूँ कि डेमोक्रेसी नहीं होना चाहिए, पर डेमोक्रेसी जो है उसमें खुद बहुत सारे रिफॉर्म्स की जरूरत है, चाहे वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म हो या चाहे वो पार्लियामेंट्री फॉर्म हो। अगर शशि थरूर जी ये कह रहे हैं तो वेदर ही वांट्स टू से दैट अमेरिकन डेमोक्रेसी इज अ वेरी परफेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इफ so then why there is so much inequality in America? Why you see America has been unable to solve the problems of racial discrimination with the Afro-Americans and you see Latinos and the Native Americans. So you see America is a democratic country, but it is involved all over in the world in the warfare and all unfair trade practices and all those things. America or the Western, you see model which is based on WTO, IMF and you see Washington consensus. It is not able to give a fair considerations to all the countries of the world at par, you see. तो ये जो मैं समझता हूँ कि शशि थरूर जी ने जो बात कही है, ये बेसिकली ये जो एजेंडा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का, ये तो जो है मुझे लगता है कि अरुण नेहरू जो है उन्होंने और वसंत साठे ने इसको एडवोकेट किया था कांग्रेस में, और ये जो है बेसिकली आरएसएस का एजेंडा है। तो शशि थरूर कहीं आरएसएस बीजेपी के एजेंडे पर तो जो है वो काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनका पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है केरला से जो है चुन के आने में। तो मुझे ये डाउट हो रहा है, और अगर उनको इतना कॉन्फिडेंस है तो उनको अपना वाइट पेपर मॉडल डिक्लेयर करना चाहिए कि किस तरह का वो जो है डेमोक्रेसी चाहते हैं। उसके बाद में हम जवाब देने के लिए सक्षम है उनको, शशि थरूर को। इफ़ ही वांट्स वी कैन आंसर हिम इन इंग्लिश ऑल्सो, इन ब्रिटिश इंग्लिश ऑल्सो वी कैन आंसर हिम इफ ही वांट्स। सर अभी हमने डेमोक्रेसी की बात की है, तो हम जानना चाहते हैं कि आप पार्लियामेंट जाना चाहते हैं? पार्लियामेंट तो जाना ज़रूरी है, क्योंकि लॉ मेकर्स और पॉलिसी मेकर्स यदि बनना है तो पार्लियामेंट जाना ज़रूरी है। और लॉ मेकिंग पॉलिसी मेकिंग के बगैर आप कोई भी तरह का मेजर बदलाव नहीं ला सकते, ये मेरा क्लियर मानना है। और 24 में मैं पार्लियामेंट्री इलेक्शंस को जो है वो पार्टिसिपेट करूँगा।
सर आप पार्लियामेंट जाना चाहते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में एपीआई के एक भी एमएलए एमपी नहीं है। आप नीति की राजनीति की बात करते हैं, लेकिन ये सब नहीं होने के बावजूद आप इसको कैसे कर पाएंगे? देखिए, एक तो भारत के अंदर इलेक्टोरल सिस्टम में जीतना तो डिफिकल्ट है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मैं बार बार इस बात पर कहते आया हूँ कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है, जिसमें सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी है और सिंगल वोट विक्ट्री है, पब्लिक फंडिंग इलेक्शंस लड़ने के लिए नहीं है, मीडिया रेगुलेशंस के लॉ नहीं है, और इसके साथ में जो है वो प्राइवेट कंपनीज को डोनेशन देने का पार्टीज को अधिकार है, और इसके साथ ईवीएम का भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये जो इलेक्टोरल सिस्टम जब तक रहेगा तब तक दिक्कतें तो रहेगी, लेकिन अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया अभी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबल पार्टी हुई है, और देश और दुनिया में इसको माना जा रहा है कि भाई ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबल पार्टी है और पॉलिसी बेस्ड पार्टी है। कॉस्मो ह्यूमनिज्म के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन, ह्यूमन राइट्स पर और कुछ अम्बेडकराइट डिस्कोर्स के ऊपर में जो है ये पार्टी बेस्ड है। तो इसलिए एक इसको मैच्योर्ड रिस्पॉन्सिबल पार्टी माना जा रहा है, एक यूनिक पार्टी माना जा रहा है, और हमारी इलेक्शंस को लेकर एक स्पेशल तैयारी भी चल रही है। वो तैयारी जैसे जैसे डेवलप होगी तो हमें उम्मीद है कि हम जरूर चुनाव जीतेंगे। सर आपने पार्टियों की बात की, तो देश में इतनी सारी पार्टियां हैं और कुछ पार्टियां तो सालों से स्टैब्लिश है इस पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अंदर। तो इन सबसे अलग हटकर लोगों का अट्रैक्शन एपीआई की तरफ बढ़ना चाहिए, इसके लिए आप कैसे क्या सजा देते हैं? देखिए, जो जितनी पार्टीज अभी तो लगभग मुझे लगता है 2500 के आसपास रजिस्टर्ड पार्टीज है इंडिया में। तो लेकिन ये अगर आप उसको नेशनल सिनारियो में देखेंगे या स्टेट सिनारियोज में भी देखेंगे, मैं थोड़ा नेशनल सिनारियो में बात करता हूँ, तो आप ये पाएंगे कि 100-125 पार्टीज भी सीरियसली चुनाव नहीं लड़ती है। एक पॉइंट हमको जो है ध्यान में लेने की ज़रूरत है। दूसरा, जो पॉलिसी बेस्ड पार्टीज है जिनको बहुत अच्छे से मालूम है कि देश के लोगों की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, देश को बड़ा कैसे बनाना है, इंडिया को डेवलप कैसे करना है, इंटरनेशनल लेवल पर क्या होना चाहिए, वो पॉलिसीज लेवल की जो पार्टी है जिनका क्लियर व्यू हो, वो आपको 8-10 पार्टीज भी नहीं मिलेगी। कांग्रेस बीजेपी को भी आप उसमें मिला लीजिए, उसमें अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया का बेस्ट पॉलिसीज है। ये पॉइंट नंबर 1 है। और अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया ये भारत के लोगों की पार्टी है, ये ऑल इंडिया पार्टी है, इट इज़ ऑल इंडिया पार्टी मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। ये लगभग 20-22 राज्यों में ऑलरेडी स्प्रेड है। इसमें सभी कम्युनिटीज़ के लोग हैं, चाहे वो रिलीजन को मानते हो, रिलीजन को नहीं मानते हो, डिफरेंट स्टेट्स के लोग हैं, डिफरेंट कम्युनिटीज़ के लोग इसमें हैं। और एपीआई का एक्सेप्टेंस जो है, क्योंकि हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में काफ़ी सीरियसली लिमिटेड हमारे जो साधन संसाधन हैं उनको लेकर भी हम जो है पार्टिसिपेट करते हैं, और इसके वजह से जो है लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है और एपीआई का वोट परसेंटेज राइज हो रहा है। और फिर कुछ लिमिटेड अलायंस कर भी जो है हम इलेक्शन में आगे जाना चाहेंगे। तो ये तमाम जितने भी प्रैक्टिकल चीज़ें उनको अडॉप्ट करके हम कोशिश करेंगे कि लिमिटेड सीट्स को हम जरूर जीतें। सर आपने एपीआई को लेकर काफ़ी विस्तार में बात की। हम जानते हैं कि एपीआई काफ़ी सारे बातों को लेकर, काफ़ी नीतिगत राजनीति को लेकर डील करती है। सर हमारा अगला सवाल है कि मराठा आरक्षण को लेकर एपीआई किस तरह की सोच रखती है? नहीं, मेरा ये क्लियर मानना है, मैं तो पहले भी इस बात को कहा है कि अगर कोई भी कम्युनिटी सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है, वो उसको क्वालिफाई होती है और प्रॉपर सर्वे होता है, रिपोर्ट होता है, तो उस कम्युनिटी को जो है वो रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस लिहाज से महाराष्ट्र में जो सोशो इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लासेस कमीशन जो है वो बना, उसने जो है वो रिपोर्ट दी। उसमें मराठा कम्युनिटी महाराष्ट्र में जो है वो कुणबी मराठास को अगर मिला लिए तो 30-32% होती है लगभग। उसका काफ़ी सर्वे किया, उसका एजुकेशनल स्टेटस को स्टडी किया, उसकी लैंड की परसेंटेज को स्टडी किया, उसका सर्विसेज में कितना परसेंटेज है उसको स्टडी किया, पावर्टी को स्टडी किया, ऑफिसर्स को स्टडी किया, और वो कमिशन ने खुद रिपोर्ट में ये जो है डेटाबेस दिया है की भाई मराठा कम्युनिटी जो है वो बॅकवर्ड आहे। आणि जर मराठा कम्युनिटी जर खरंच बॅकवर्ड आहे आणि हे प्रूव्ह झालेलं आहे तर त्याला आरक्षण मिळायलाच पाहिजे। आणि त्या अनुषंगाने मला असं वाटतं की जो 2018चा जो ॲक्ट आहे त्याच्या अनुसार जो मराठांना रिझर्वेशन देण्यात आला आणि मग हायकोर्टमध्ये केस गेली आणि हायकोर्टने म्हटलं की भाई 13 आणि 12% असायला पाहिजे एज्युकेशन आणि जॉब्समध्ये। ते ॲब्सोल्युटली व्हॅलिड आहे आणि आंबेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया इज फॉर रिजर्वेशन फॉर ऑल द डिस्क्रिमिनेटेड एंड द बैकवर्ड कम्युनिटीज़, और इसलिए मैं मराठा रिजर्वेशन को सपोर्ट करता हूँ। सर एपीआई जैसे रिजर्वेशन को सपोर्ट करती है, तो अभी रिजर्वेशन इन प्रमोशन में ओबीसी को भी रिजर्वेशन होना चाहिए, क्या इस बात का आप समर्थन करते हैं? ये ऑफ कोर्स अभी जो है देखिए 4-5 चीज़ें ओबीसी को लेकर मेरा मानना बिल्कुल क्लियर है। एक, ओबीसी का रिजर्वेशन जो है, अभी स्टालिन ने भी कहा कि भाई मेडिकल और डेंटल जो इंस्टीट्यूशन है स्टेट फंड उसमें जो है ओबीसी का रिजर्वेशन होना चाहिए। हाईकोर्ट ऑफ मद्रास ने भी कुछ डिसीजन दिया है। मैं उसको जो है एपीआई का क्लियर व्यू है कि ओबीसी का रिजर्वेशन जहाँ पर भी वैलिड है सब जगह मिलना चाहिए।
दूसरा 16(4)(a) को अमेंड करके ओबीसी का रिजर्वेशन इन प्रमोशन इंश्योर होना चाहिए SC/ST की तरह। तीसरा अफर्मेटिव एक्शन इन प्राइवेट सेक्टर, ये ओबीसी के लिए जो है वो लाया जाना चाहिए SC/ST के साथ और माइनॉरिटीज़ के साथ भी। और इसके साथ जो है ओबीसी सब प्लान करने की ज़रूरत है बजट्स में, जैसे SC/ST का सब प्लान होता है उस तरह से ओबीसी का सब प्लान बनाने की ज़रूरत है। और इसके साथ में ओबीसी का सेंसस होना चाहिए 2021 में। ये बहुत बड़ा इशू, इसके ऊपर में मैं ध्यान लाना चाहूँगा, क्योंकि अभी कोरोना के अंदर सब लोगों का ध्यान है, लेकिन हमने देखा कि कोरोना के अंदर में कल न्यू एजुकेशन पॉलिसी को कोई बड़े नेशनल डिबेट डिस्कशन के बगैर जो है वो मोदी सरकार ने फाइनलाइज किया। फिर 20, 22, 25 जो है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को जो है वो प्राइवेटाइज करने की जो है वो कोशिश जो है मोदी सरकार ने की। तो इस लिहाज से मैं ये कह रहा हूँ कि कोरोना बंदी के नाम में जो है बहुत सारी पॉलिसीज़ को मोदी गवर्नमेंट ऑलरेडी परसुएट कर रही है। अभी 2021 का सेंसस आने वाला है, उसमें ओबीसी की जनगणना भी होनी चाहिए। इसका भी मैं जो है वो प्रखर जो है पायोनियर हूँ। और API जो है ये तमाम ओबीसी की पॉलिसी जितनी है उसको जो है वो हमने अपने पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट किया ऑलरेडी। सर आपने रिजर्वेशन की बात की, तो जैसा कि हमारे दर्शक भी जानते हैं कि आपने अभी तक 16 बिल बना के दिया है, और जैसा कि मुझे मालूम है आपने उसके ऊपर 2 बिल जो है वो रिजर्वेशन को लेकर है। तो इसके डिटेल्स लिंक कुछ आप बता पाएंगे सर हमारे दर्शकों को? देखिए, एक तो जो है वो जो है 10 बिल्स जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर है। इन्हें भारत की चुनावी व्यवस्था को फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम से बदलकर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम और कुछ जो है FPTP में सीटें की जाए, यह पहला उसका प्रोविज़न है। दूसरी, लोकसभा की सीटें 1,500 की जाए, ये उसका उसमें दूसरा प्रोविज़न है। राज्यसभा की सीटें लगभग 650 के आसपास कैलकुलेशन मैंने करके दी है, वो होनी चाहिए, ये उसका प्रोविज़न है। फिर पैसा चुनाव लड़ने के लिए जो है वो एक नेशनल इलेक्टोरल फंड बनाया जाए, उससे पैसा दिया जाए चुनाव लड़ने के लिए, ये उसका जो है वो प्रोविज़न है पार्टीज़ और कैंडिडेट्स को। और प्राइवेट जो डोनेशंस है जो पार्टीज़ को दिए जाते हैं वो बंद किए जाए, ये उसका प्रोविज़न है। फिर मीडिया को रेगुलेट किया जाए इलेक्शन के लिए, ये उसका प्रोविज़न है। उसके साथ महिलाओं को 33% रिजर्वेशन हो, ये उसका प्रोविज़न है। SC/ST का रिजर्वेशन हो PR सिस्टम में भी, ये उसका मैंने कैलकुलेशन करके दिया है। EVM का 100% पेपर ट्रेल काउंटिंग हो, ये मैंने कैलकुलेशन करके दिया हुआ है। और ये 10 बिल बड़े व्यापक चुनावी व्यवस्था को बदलाव के मैंने पार्लियामेंट्स को पहले दिए थे। अब हमारा ये प्रयास है कि प्राइवेट मेंबर बिल करके उनको लाएं। 2 बिल जो है भारत के संविधान में मानव अधिकारों को लाने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए मैंने बना कर दिए। 2 बिल आदिवासियों के जल जमीन जंगल के अधिकार वास्तविक में उनको सेकेंड जनरेशन ऑफ इंडिजिनियस राइट्स को एबोरिजिनल ट्राइब्स के भारत में आए, इंडिजिनियस पीपल के, वो मैंने बनाए हैं। और आरक्षण, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आरक्षण इज़ नॉट योर फंडामेंटल राइट, अभी SC/ST OBC का ये फंडामेंटल राइट नहीं है, आप इसको एज अ राइट क्लेम नहीं कर सकते, ये स्टेट का डिस्क्रिशन है, वो चाहे तो देगा या तो नहीं देगा। ये जो सुप्रीम कोर्ट के जो है जो वर्चुअली उसने रिजर्वेशन को चैरिटी बना दिया है, तो उसको मजबूत करने के लिए रिजर्वेशन को भी मैंने 2 बिल्स को जो है वो ड्राफ्ट करके रखे हैं। लैटरल एंट्री तक के जो प्रोविजंस जॉइंट सेक्रेटरीज को, डायरेक्टर्स को जो है मोदी गवर्नमेंट ला रही है, उसमें भी रिप्रेजेंटेशन SC/ST OBC का होना चाहिए, वहाँ तक का मैंने उसको जो है वो ये किया है, प्रोविजंस किया है। और रिजर्वेशन को जुडिशरी तक के भी एक्सपांड करने का उसमें प्रोविजन है। सर आपने अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को बारे में बोला है, तो जस्ट अभी ये हम लोगों के सामने आई हैं। तो मोदी सरकार का जो एक एजेंडा रहता है कि हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, क्या आपको लगता है कि उसी को लेकर इन्होंने एक नया कुछ करने का कोशिश किया है? नहीं, देखिए, एक तो ये गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो तो सूटेबल नहीं है। नॉलेज तो ऐसा डोमेन नहीं है कि किसी एक व्यक्ति को रहेगा दूसरे को नहीं रहेगा, एक से दूसरे को ट्रांसमिट होगा। नॉलेज तो कैसे, देखिए, हम होमोसेपियंस है, इंसान है, हमारे हर एक की जीन सेम है, हर एक का कोग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है समान रूप से। और इसके लिए जो है वो स्कूलिंग एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और बच्चे को जो है स्कूलिंग एजुकेशन, यूथ्स को उस तरह का एनवायरनमेंट मिले, तो कोई भी कम्युनिटी, कोई भी सोसाइटी, कोई भी इंडिविजुअल और कोई भी कंट्री जो है वो डेवलप हो सकता है। तो पहली बात तो ये विश्व गुरु वगैरह की जो संकल्पना है, ये मिथक है। मैं समझता हूँ कि ये कोई बहुत डिस्कस करने लायक नहीं है। लेकिन भारत को सही में अगर हमको एक साइंटिफिक, ह्यूमेन, एगैलिटेरियन एंड एनलाइटेंड जो है नेशन बनाना है,
एक ऐसा कंट्री बनाना है कि जो वैज्ञानिक हो, जो विज्ञान सम्मत हो, एक ऐसा कंट्री बनाना है जो डेवलप्ड हो, एक ऐसा कंट्री बनाना है जो मानवतावादी हो, एक ऐसा कंट्री बनाना है जो समतावादी हो, और एक ऐसा कंट्री बनाना है जो समृद्ध हो और साथ में जो है वो मोदवेडची हो, यानी एनलाइटेंड हो। यदि हमको राष्ट्र भारत को बनाना है तो फिर हमारी एजुकेशन नीति जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। उस लिहाज से मुझे लगता है कल जो एजुकेशन नीति का जो कस्तूरी रंगन कमीशन से जो कुछ चीज़ों को अडॉप्ट किया है, तो अभी तो पूरा हमारे आगे ब्यौरा नहीं आया, लेकिन जो पेपर रिपोर्ट्स आ रही है, टेलीविज़न रिपोर्ट्स आ रही है, उसके लिहाज से जो है दो चीज़ों पर मैं कमेंट करना चाहूँगा। इसमें फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को जो आने का जो परमिशन दिया है वो वेलकम स्टेप है। मैं इसको वेलकम करता हूँ कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ यदि भारत में आएगी तो भारत में जो है एक वर्ल्ड लेवल का जो नॉलेज का जो प्रोविज़न है वो जो है वो स्प्रेड होगा। लेकिन इन फॉरेन एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ में अब देखिए मज़े की बात देखिए, आपकी 5वीं कक्षा तक आप कह रहे हैं कि भाई आप मातृभाषा और रीजनल लैंग्वेज में पढ़िए, इंग्लिश को आपने जो है वो साथ में कंपलसरी नहीं किया। तो यदि अगर आप बच्चे को, क्योंकि लैंग्वेज का डेवलपमेंट तो पहले 2 साल में होता है, ये तो प्रूव हो गया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। अब गांव का बच्चा, गांव कस्बों के जो माँ बाप है या बच्चे या जंगल में जो आदिवासी है उनके जो बच्चे हैं, तो वो तो इंग्लिश नहीं बोल सकते, 2 साल तक तो माँ बाप इंग्लिश नहीं बोल सकते। फिर वहाँ पर जो है आप उनको कह रहे हैं कि भाई आप मदर टंग और जो है वो रीजनल लैंग्वेज में पढ़िए, तो 5वीं कक्षा तक तो उसका इंग्लिश का डेवलपमेंट नहीं होगा, शहर के बच्चे का इंग्लिश डेवलपमेंट हो जाएगा। तो फॉरेन यूनिवर्सिटी में जो गाँव कस्बों का और जो जंगलों का बच्चा है वो पढ़ नहीं पाएगा उस लेवल से। तो मैं समझता हूँ कि ये यहाँ पर जो पॉलिसी है वो ठीक नहीं है। दूसरी जो पॉलिसी यानी इंग्लिश को फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही कंपलसरी करना चाहिए था। दूसरा मेरा ये क्लियर मानना है कि फर्स्ट स्टैंडर्ड से किसी न किसी तरह का साइंस पढ़ाया जाना चाहिए, और आजकल तो बहुत टूल्स आ गए हैं, कोई थियोरेटिकल के साथ प्रैक्टिकल भी वे में पढ़ाया जा सकता है, कंप्यूटर है, मॉडल्स है, उससे भी पढ़ाया जा सकता है। ये 2 चीज़ों का अभाव मुझे जो है इसमें कॉन्स्पिक्यूअसली नज़र आ रहा है। और फिर जो है आपका स्कॉलरशिप्स का क्या होगा, फिर जो डिस्क्रिमिनेशन है एजुकेशन का, जो पर्टिकुलरली SC ST OBCs के साथ होता है, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन एजुकेशन के अंदर होता है, उसके लिए एंटी डिस्क्रिमिनेशन मेजर्स कैसे होंगे, आप इनको स्कॉलरशिप्स कैसे देंगे, आप इनको भारत और अब्रॉड में पढ़ने के लिए क्या आपका पॉलिसी सिस्टम होगा, और इसके साथ में जो है आप जो है इसका बजटरी एलोकेशन कैसे गारंटी करेंगे, जो कम से कम 6% आपको कोठारी कमीशन ने भी कहा कि आपको एलोकेट करना है। इन चीज़ों को लेकर जो है कुछ बातें क्लियर नहीं है, पर कुछ बोर्ड एग्जामिनेशंस के पैटर्न को चेंज किया है, और साथ में जो है वो 5+3+3+4 यानी 5वीं फिर 8वीं फिर 11वीं और 4 साल का जो ग्रेजुएशन कोर्स किया है उसमें भी 1 ईयर है तो सर्टिफिकेट ले सकते हैं, 3 ईयर्स है तो डिग्री ले सकते हैं, इस तरह का प्रोविज़न किया है। और एक होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की बात की है। कुछ बातें इसमें अच्छी है, पर मैं समझता हूँ अभी भी बहुत चीज़ें जो इसमें अभी क्लियर नहीं है। और एजुकेशन मिनिस्ट्री नाम बदल के बनाया है HRD को, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन कैपिटल तो डेवलप होना ही चाहिए, क्योंकि अभी का जो ग्रोथ है, जब आप पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जाएंगे तो आप नॉलेज एंड इनोवेशन ड्रिवन इकोनॉमी में ही जाते हैं। तो उस लिहाज से ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन स्किल्स की संकल्पना छूटनी नहीं चाहिए, वो काम किसी और मिनिस्ट्री को देना चाहिए। मैं समझता हूँ बहुत सारे लार्जर इश्यूज हैं, इस पर अभी भी क्लैरिटी आने की बाकी है। तो कस्तूरी रंगन कमीशन रिपोर्ट तो हमारे पास है, लेकिन अभी गवर्नमेंट ने क्या अडॉप्ट किया उसको हम ज़्यादा देखेंगे। और फिर RSS का इतना इंटरफेरेंस क्यों, RSS क्यों उधर बैठे हुए थे उनके लोग सब पॉलिसी बनने तक, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और आप कहते हैं कि एंशिएंट इंडिया का मॉडर्न कॉन्ट्रीब्यूशन को हम देखेंगे, तो क्या आप पुष्पक विमान पढ़ाने वाले हैं, या आप जो है वो ब्रह्मास्त्र पढ़ाने वाले? अगर ब्रह्मास्त्र पढ़ा रहे तो राफेल लेने की क्यों जरूरत पड़ रही है आपको? तो मैं ये समझता हूँ कि ये मिथकों को भी छोड़ने की तैयारी होना चाहिए। हाँ, एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री मालूम हो, लेकिन वो हिस्ट्री की शुरुआत कहीं वेदों से ना हो, केवल वो हिस्ट्री की शुरुआत जो है वो आदिवासियों के सभ्यता से हो, वो भीमबेटका से हो, वो कुरनूल केव से हो, वो अतिरापक्कम से हो, वो दिदवाना से हो, पैसारा से हो, हुरसिंगी से हो। तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा रहेगा कि भारत से पहले और भारत के पहले गोंडवाना था, और सिंधु सभ्यता के पहले ये कोया, पुनेम और आदिवासियों की सभ्यता थी। वहाँ से अगर आप पढ़ाते एंशिएंट हिस्ट्री को, प्री हिस्ट्री को, तो मैं समझता हूँ कि जायज़ है। लेकिन मेरा क्लियर मानना है कि साइंस, टेक्नोलॉजी और मॉडर्निटी से ही इंडिया आगे जाएगा, कि केवल एंशिएंट पास्ट के ग्लोरिफिकेशन से नहीं। सर एजुकेशन की बात निकली, नॉलेज की बात निकली, तो सर दुनिया में काफ़ी थिंकर फिलोसोफर हुए, भारत में भी थिंकर फिलोसोफर हुए, लेकिन उनके कुछ फॉलोअर उनके थिंकिंग के आगे, उनकी विचारधारा के आगे फुल स्टॉप लगा देते हैं।
अगर इसी तरह का फुल स्टॉप साइंस लगा ले अपने संशोधन में, तो क्या दुनिया का जो ये मॉडल डेवलप हो रहा है ये हो पाएगा? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये तो बुद्धूपने के निशानी है कि दुनिया का जो डेवलपमेंट है, जो अगर नॉलेज का डेवलपमेंट है, वो अगर आप देखेंगे तो दुनिया में प्राचीन काल से लेके अभी तक जो है कंटिन्यूस डेवलपमेंट हो रहा है। और एक स्केल निकाली गई कि भाई हम अभी कौन से स्केल में हैं, A to Z में नॉलेज में, तो अभी भी हम K के लेवल तक भी नहीं पहुँचे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, यदि आप देखेंगे तो पहले जो है वो हंटर्स एंड गैदरर्स सोसाइटी थी, बाद में फिर जो है वो जो एग्रीकल्चरल सोसाइटीज़ आई, और उसके बाद में जो है वो फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी आई। अभी जो है हम पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी में जा रहे हैं। तो यदि आप मानव समाज का भी अगर डेवलपमेंट देखेंगे तो हंटर एंड गैदरर्स से जो है, जहाँ पर हम केवल खाने पीने के लिए शिकार करते थे, उसके बाद खेती करने लगे, उसके बाद में फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ यूरोप में, और उसके बाद फिर अभी हम लोग जो है वो एक पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में एंटर कर रहे हैं। तो नॉलेज का यदि आप डेवलपमेंट देखेंगे तो दुनिया के अंदर में कंटिन्यूस डेवलपमेंट है। कोई भी एक लीडर, कोई भी एक ग्रेट लीडर हो, कोई भी एक साइंटिस्ट हो, उसका केवल कंट्रीब्यूशन नहीं है, और नॉलेज जो है वो हरदम से डेवलपिंग होता है। तो कोई अगर ऐसा कहता है कि भाई एक व्यक्ति ने ही सारी दुनिया समझ लिया और वो सारी बातें बता दिया और इसी से उद्धार होगा, तो ये बुद्धूपन का लक्षण है, डोगमेटिज्म है। मेरा एक क्लियर मानना है कि ऐसा कोई एक व्यक्ति को पूरा नॉलेज नहीं है दुनिया का, और ना ही होगा। ये वर्ल्ड जो है, कॉस्मोस जो है, बहुत वास्ट है, नेचर बहुत वास्ट है। अभी इंसान को इतना भी पता होना बाकी है, चाहे वो कुछ भी डिक्लेयर्ड हो नाम से कि भाई वो मसीहा हो गए या वो एनलाइटेंड हो गए, उनको इतना भी मालूम नहीं था अगर नॉलेज के लिहाज से देखा जाए तो। सर, जैसे कॉस्मोस की बात निकली, तो आपका जो इन्वेंशन है कॉस्मो ह्यूमनिज्म, इसका क्या रिलेवेंस है अभी आज के समय में दुनिया के लिए? कॉस्मो ह्यूमनिज्म इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि कॉस्मो ह्यूमनिज्म जो है वो साइंस को और नॉलेज और सॉल्यूशंस की बात करता है। और कॉस्मो ह्यूमनिज्म मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द कॉस्मोस नेचर एंड वर्ल्ड जो है, ये उसका बेसिक एस्पेक्ट है। साइंस, ट्रुथ, ह्यूमैनिटी एंड ऑल अदर्स जो है वो इसको कंसिडर करके चलता है। यानी मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशन से दुनिया को जो ऑलरेडी लॉज है, जो फिजिकल लॉज ऑफ द वर्ल्ड है, जिसको आप कॉस्मोस या नेचर में यदि आप पढ़ेंगे तो लॉ ऑफ क्वांटम ग्रेविटी एंड मोशन है, पहले लॉ ऑफ ग्रेविटी एंड मोशन था, लो प्रोबेबिलिटी लॉज है, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, फिर उसके बाद में कई थेरीज है, अभी स्ट्रिंग थेरी तक के जो है फिजिक्स के अंदर में आ गए हम। फिर इवोल्यूशन की थेरीज है, एबॉर्जेनेसिस से लेकर जो है सेल्फ रेप्लिकेशन है, इवोल्यूशन है, फिर सेल्फ सिलेक्शन है। तो यहाँ तक के जो है वो सब डेवलपमेंट्स जो है वो हो रहे हैं। इसमें ऑलरेडी लॉज है जो फिजिकल लॉज है, और फिर ह्यूमन मेड वर्ल्ड जो इंसान ने अपनी दुनिया बनाया उसके भी लॉज है। इंटरनेशनल लॉ है, डोमेस्टिक लॉ है, सिविल लॉ है, क्रिमिनल लॉ है, कस्टमरी लॉ है, फिर इकोनॉमिक्स के लॉज है। तो मैं ये समझता हूँ कि इन सब बातों को ध्यान में रख के अगर इसको अप्लाई किया जाए जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत हो, तो कई समाधानों से जो है वो मानव की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और उसका उद्धार हो सकता है। ये कॉस्मो ह्यूमनिज्म आपको साइंस और जो है वो नॉलेज और सॉल्यूशंस को जो है वो सिखाता है। एक रास्ता नहीं, कई रास्तों से ये डेवलपमेंट हो सकता है, अनेक अंगों मग्गों ये जो है कॉस्मो ह्यूमनिज्म सिखाता है। और अभी दुनिया के अंदर ये प्रूव हो रहा है। पहले देखिए हम बोलते थे कि भाई ये धर्म से हो जाएगा, वो धर्म से हो जाएगा, फिर आया कि नहीं मार्क्सवाद से हो जाएगा, समाजवाद से हो जाएगा, पूंजीवाद से हो जाएगा, या भारत में गांधीवाद से हो जाएगा, या और कोई वाद से हो जाएगा। अब देखिए दुनिया इस बात को मान चुकी है कि नहीं, अभी एक मार्क से दुनिया में सोल्यूशन नहीं आ सकता, कई चीज़ों के एप्लीकेशन से दुनिया में सोल्यूशन आएगा। और उसमें सबसे ज़्यादा तो जो एप्लीकेशन आ रहा है वो साइंस का आ रहा है। आज हर चीज़ में साइंस है। हम अगर ये शूटिंग कर रहे हैं तो ये भी साइंस का एप्लीकेशन है, कल ब्रॉडकास्ट होगा वो भी साइंस का एप्लीकेशन है। तो मैं समझता हूँ कि साइंस का एप्लीकेशन, अब कोरोना का वैक्सीन का डेवलपमेंट है, मेडिसिन, वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो है वो एप्लीकेशन है। तो साइंस के बगैर, टेक्नोलॉजी के बगैर तो जो है वो आप दुनिया में आगे नहीं जा सकते। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। और फिर जो बाकी वर्ल्ड का नॉलेज है, चाहे वो इकोनॉमिक्स का हो, पॉलिटिकल साइंस का हो, वो चाहे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का हो, एंथ्रोपोलॉजी का हो, या आपके कॉन्स्टिट्यूशंस का हो, ह्यूमन राइट्स का हो, वेरियस जो नॉलेजेस है उसको समझकर जो है वो अप्लाई करके आगे जाना चाहिए। ये कॉस्मो ह्यूमनिज्म का बेसिक है। और एपीआई जो है इसको लेकर ही ये सबसे बड़ा बात है जिसको लेकर एपीआई चल रही है। सर, आपने कॉस्मो ह्यूमनिज्म को लेकर एपीआई को लेकर रिलेशन किया, तो हम देख रहे हैं कि एपीआई जो है कॉस्मो ह्यूमनिज्म का काफी क्लोजली अनुसरण करती हुई दिख रही है। तो ये किस तरह का एप्लीकेशन एपीआई के साथ बन रहा है कॉस्मो ह्यूमनिज्म का?
देखिए, क्योंकि हम अभी जो जितना भारत की जो हम पॉलिसी डिक्लेयर किया, जो P2A2 एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट, आज मैं इंटरव्यू में फ्रीली बैठा हूँ इसलिए मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाऊंगा, तो जो है क्योंकि एक फ्री इंटरव्यू मैं आपके साथ कर रहा हूँ, लेकिन P2A2 जो है पॉलिसीज पाथ ऑफ अमेरिकनिज्म एंड अनेक अंगो मगो और कॉस्मो ह्यूमनिज्म, ये हमने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है और API की पॉलिसी बहुत क्लियर है और उसमें कॉस्मो ह्यूमनिज्म सर्वोपरि है अभी। तो कॉस्मो ह्यूमनिज्म में जो मैंने आपको अभी जो बातें बताई, जो साइंस, नॉलेज एंड सॉल्यूशंस की, मेनी लॉज एंड मल्टीपल सॉल्यूशंस ऑफ द कॉस्मोस, नेचर एंड वर्ल्ड की, या साइंस, ट्रूथ, ह्यूमैनिटी एंड ऑल अदर्स, यानी बाकी जो सृष्टि, बायोस्फीयर एंड इकोसिस्टम की, तो ये तमाम चीज़ों को समझ कर जो है हम लोग जो है ये एप्लीकेशन कर रहे हैं और उसमें हर पॉलिसी में इस बात को कंसिडर करके ही वो पॉलिसी बना के डिक्लेयर की जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि हम किसी डोगमेटिज्म के ऊपर में जो है या किसी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी को लेकर जो है हम लोग बायस नहीं है, डोगमेटिक नहीं है। हम जो है जहाँ जो चीज़ अप्लाई होती है उसको ढूंढकर जो है वो एप्लीकेशन करने में जा रहे हैं साइंटिफिक वे में। अच्छा सर, API की बात निकली तो अभी बिहार में जैसे कोरोना का होने के वजह से वहाँ के जो हेल्थ सिस्टम है वहाँ की पोल खुल गई है। API का बिहार में भी एग्जिस्टेंस है ऑलरेडी, और अभी आने वाले समय में बिहार और वेस्ट बंगाल में इलेक्शन भी है, तो ये सारे सिनेरियो को API कैसे डील करेगी? नहीं, हम दोनों जगह चुनाव लड़ेंगे, बंगाल में भी, वेस्ट बंगाल में भी चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार में भी लड़ रहे हैं। और बिहार में तो चुनाव काफ़ी अच्छा होगा API का। और नीतीश गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली जो है बीजेपी और जो JDS की जो JDU की जो गवर्नमेंट है वो पॉलिसी बेस्ड गवर्नमेंट नहीं। देखिए, बिहार एक बहुत बैकवर्ड स्टेट है अपने देश का, और बीमारू स्टेट्स में भी उसका नाम लिया जाता था। और बिहार में जो है वो अगर बीजेपी जो है बड़ी बड़ी बातें करके नीतीश को जो है एक बड़ा गवर्नेंस का फेस लेकर आगे लेकर आई, लेकिन बिहार के अभी भी अगर आप पैरामीटर्स देखते सारे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में, तो बिहार का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा अभी नहीं हुआ है। अभी आप देखिए कि कोरोना में भी वो जो है वो पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम बिहार का एक्सपोज हो गया है। फिर आप बताइए, ब्रिज बना रहे, पुल बना रहे, उसमें जो है वो गिर रहे हैं। फिर बाढ़ की समस्या इतने सालों से, क्योंकि हिमालय से नदियाँ जो आती है तो उसको जो है वो चेक करने के लिए, चाहे आप नेपाल हो, चाइना के साथ जो ट्रीटीज होनी चाहिए, या आपको वो पानी को प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम में ले जाने के लिए, डाइवर्ट करने के लिए जो सिस्टम बनाना चाहिए था, जो कैनल डाइवर्शन या रिवर डाइवर्शन जो प्रोजेक्ट्स के ऊपर में भी बात हुई है, उसका साइंटिफिक सर्वे कराकर भी वो डेवलप करना चाहिए था, उसके ऊपर में कोई काम नहीं हुआ है। फिर अभी मिड डे मील्स जो है वो बंद हो गए, उसमें लोग लड़के भूखे मर रहे हैं, उनको माँ बाप के साथ जाना पड़ रहा है। उसके बाद में क्या, अभी जो है कुछ शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज़ के लोगों को जो है इंग्लिश पढ़ाने के लिए स्पेशल स्कीम लगाई, उसमें वो फेलियर्स हो रहे हैं। ऐसे रिपीटेडली एक के बाद एक फेलियर्स जो है वो बिहार गवर्नमेंट के हो रहे हैं। ये प्रूव करता है कि भाई बिहार गवर्नमेंट जो है, नीतीश कुमार जी को जो है वो नीतियों के आधार पर जो है वो अपने स्टेट को चलाना नहीं आता। और ये तमाम चीज़ों को हम एक्सपोज करेंगे और अल्टरनेटिव पॉलिसी क्या हो सकती है इसके ऊपर में हम बात करेंगे। अभी तो कोरोना में बहुत ज़्यादा बोलने का मौका नहीं है, लेकिन जितना भी लिमिटेड सिचुएशन परमिट करेगी तो हम अल्टरनेटिव पॉलिसीज़ के ऊपर में भाष्य करेंगे बिहार में क्या होना चाहिए इस पर। सर, अभी बिहार की बात निकली तो राजस्थान में जिस तरह की खिचड़ी पकड़ी है, गहलोत, स्पीकर, गवर्नर या BSP, ये जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, और API भी अभी 3rd नंबर की पार्टी बनने जा रही है राजस्थान के अंदर में, तो ये सारे चीज़ों को API किस तरह से टैकल कर रही है? हाँ, राजस्थान में तो अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया एक बहुत बड़ी पार्टी है, उसमें वोट परसेंट हमारा सबसे ज़्यादा इंडिया में जो है राजस्थान में है। और राजस्थान में ये जो पॉलिटिकल जो टसल चल रहा है अपमानशिप का गहलोत और पायलट के बीच में, तो इसके बीच में गवर्नर ने भी बहुत सारा अनफेयर रोल जो है वो प्ले किया। देखिए, आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 163 और 74 को अगर कंपेरेटिवली पढ़ते हैं तो आप इसको देखेंगे कि हमारा जो इंडिया का जो, वी आर नॉट प्योरली अ फेडरल कंट्री, इसको कभी कभी हम क्वासी फेडरल भी कहते हैं क्योंकि यूनिटरी बायस है, क्योंकि आर्टिकल 1 में कहा गया कि यूनियन ऑफ स्टेट्स है इंडिया जो है। और ये जो है हमारा ब्रिटिश से हमने बोरो किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 70% से ज़्यादा हमारा संविधान बोरोड है। ये बात तो जो है हमको जिन्होंने संविधान कैसा बना, क्या बना, इसको डिटेल में पढ़ा है, उनको ये बातें मालूम है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 70% से ज़्यादा बोरो किया हमने भारत के संविधान में। और इसलिए जो पहले ब्रिटिश रूल था उसमें गवर्नर सिस्टम से जो है प्रोविंसेस को कंट्रोल किया जाता था। तो वही जो फीचर है आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं मिलेगा अगर आप आर्टिकल 163 को पढ़ते हैं और 74 को पढ़ते हैं। तो राष्ट्रपति के लिए तो
एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो बाइंडिंग है, यानी राष्ट्रपति को अगर हमारा कैबिनेट जो है देश का जो है भारत सरकार का, अगर वो एड एंड एडवाइस करे कि भाई अभी पार्लियामेंट बुलाना है, तो राष्ट्रपति नहीं बोल सकते। वो ज़्यादा से ज़्यादा जो एक बार वापस भेज सकते कि रिकंसिडरेशन के लिए कुछ पॉइंट्स लिखकर, और अगर फिर से कैबिनेट अप्रूव करता है तो राष्ट्रपति को ऑर्डर देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ क्लियरली लिखा है कि शाल, अगर आप आर्टिकल 74 को पढ़ते हैं तो शाल, यानी आप राष्ट्रपति एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के आधार से ही एक्ट करेंगे। लेकिन अगर आप 163 को आर्टिकल को यदि पढ़ते हैं तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें जो है डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर की बात की गई है। अब डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर की जो बात की गई, यहीं पर जो है वो गवर्नर्स को बहुत सारा रोल आ जाता है, और वो जो है डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर जो है यह जुडिशियल रिव्यू के भी बाहर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तो इसलिए जो है इसका फायदा कई बार गवर्नर्स ले लेते हैं, और फिर सुप्रीम कोर्ट के ऑफकोर्स कहीं कुछ डिसीजन है उसमें कहा है कि भाई एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये बाइंडेड है और गवर्नर को उसके हिसाब से जाना चाहिए। और ये भी कहा है कि कौन कौन से इश्यूज के लिए डिस्क्रिशन जो है वो परमिसेबल है। ऐसे कई सुप्रीम कोर्ट के भी डिसीजंस है, लैंडमार्क डिसीजंस है, लेकिन गवर्नर्स फिर भी कई जो है सिचुएशन को लेके, इसको लेकर उसको लेके अपने डिस्क्रिशन का यूज़ कर लेते हैं, और इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है वो हदबल हो जाती है। ये एक पॉइंट है जिसको हमें समझने की ज़रूरत है। इसलिए मैंने जो ह्यूमन राइट्स के जो 2 बिल लाए हैं, और आदिवासियों के राइट्स के लिए, जो इंडिजिनस राइट्स के लिए, उसमें गवर्नर को रिमूव करने के लिए असेंबली को राइट होना चाहिए, ये एक प्रोविजन लाया है। जैसे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट का प्रोविजन है, उसी तरह से रिमूवल ऑफ गवर्नर का प्रोविजन होना चाहिए। एक ड्यू प्रोसेस फॉलो करके पहले इंक्वायरी कमेटी बैठे, वो स्टडी करे, चार्जेस फ्रेम हो, उसको देखा जाए, और अगर प्रूव होते तो उसको रिमूव किया जाना चाहिए गवर्नर को। क्योंकि आप देखिए गवर्नर को बहुत ज़्यादा पावर्स है, क्योंकि वो बिल्स को भी अगर आर्टिकल 200 को पढ़ते तो वो रिजर्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट के लिए। फिर 5th शेड्यूल के तो होल एंड सोल इंचार्ज जो है वो गवर्नर है। फिर एजुकेशन के मैटर्स में बहुत सारा गवर्नर को पावर है, क्योंकि वो चांसलर होते हैं, हायर एजुकेशन के हेड होते हैं। तो इसलिए जो है वो गवर्नर को बहुत सारे पावर्स है, और फिर इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है वो जो है हदबल हो जाती है। तो इसलिए जो है गवर्नर्स को रिमूवल के पावर्स होना चाहिए, मैंने अपने बिल्स में सजेस्ट किया है। ये पहला पोर्शन है। दूसरा पोर्शन, अब इसमें बीएसपी के जो 6 MLAs जो मर्ज हो गए थे, तो वो जो मर्ज हो गए थे कांग्रेस के अंदर में, अब बीएसपी जो है वो हाई कोर्ट में शायद एक केस फाइल किया। एक कोई बीजेपी का भी पर्सन है, उसने भी सेम इशू को लेके राजस्थान हाई कोर्ट में जो है वो केस फाइल किया है। तो ये क्या कॉम्बिनेशन है बीजेपी और बीएसपी का, ये लोग वो जानेंगे। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा मायावती जी से कि सतीश मिश्रा जी पे डिपेंड करने के बजाय खुद संविधान को उठा के थोड़ा सा पढ़े तो ज़्यादा अच्छा होगा। आर्टिकल 191(2) को पढ़ ले, 1022 को पढ़ ले, 10th शेड्यूल को पढ़ ले, तो समझ में आ जाएगा कि मर्जर ऑफ द पार्टी क्या होता है और क्या वो रिवोक हो सकता है या नहीं हो सकता है। मैं समझता हूँ सतीश मिश्रा के ऊपर क्यों डिपेंड करते हैं, मायावती जी खुद पढ़ सकते हैं। अगर इंग्लिश में नहीं पढ़ सकते तो हिंदी में पढ़ ले कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उनको समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा तो अभी हाई कोर्ट होता है, हाई कोर्ट डिसाइड करेगा जो भी करना है। सर इसी घड़ी में पूछ रहे थे कि सर इस कोरोना संकट में जहां भारत सरकार का जीडीपी कंटिन्यूसली डिग्रोथ हो रहा है, और उसी में अगर हम रिलायंस का देखें तो कंटिन्यूसली रिलायंस ग्रो कर रहा है, तो ये पूंजीपतियों के साथ ये मोदी सरकार का किस तरह का इकोनॉमिक चल रहा है? बड़ा सरप्राइजिंग है। रिलायंस का जो कैपिटल शेयर है मार्केट का वो 14 लाख करोड़ का हो गया। अब भारत का जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी 200 लाख करोड़ का है, लेकिन कोरोना में हम लोग जो है वो जो टोटल एक एस्टिमेट आ रहा है 20 लाख करोड़ हमारा लॉस हो जाएगा। तो भारत जो है एज ए जीडीपी हम 20 लाख करोड़ लूज कर रहे हैं, लेकिन रिलायंस जो है वो आप देखिए कि 14 लाख करोड़ का शेयर कैपिटल हो गया, और कोरोना में भी अंबानी जी की जो है वो वेल्थ बढ़ रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये तो कास्ट कैपिटलिज्म है, जिसको मैं बार बार कहता था कि मोदी सरकार जो है, देखिए ये 5-10 जो उद्योगपति है उनको तो फेवर करती है, अंबानी है, अडानी है, फिर टाटा है, मित्तल है, और इस तरह के जो 8-10 जो है इनके पैक्ट जो है वो इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनको फेवर करती है। और फिर बाद में मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत बोल के जो है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो मोस्टली जो है इनको दे देती है। तो अभी जैसे 5G का जो है वो इंटरनेशनल बिडिंग बंद कर दिया, कह दिया हम चाइना को तो नहीं देंगे, हुआई को इसको नहीं देंगे। तो आपने ऑलरेडी एक कंपनी को तो आउट कर दिया अभी चाइना के, तो फिर अभी इंटरनेशनल बिडिंग में जो कम्पिटिटिव प्राइजेस होती थी वो रह जाएंगे। तो होलसेल कॉन्ट्रैक्ट वन साइड जो है वो अंबानी को मिल जाएगा, तो अंबानी की कंपनी को मिल जाएगा। फिर कुछ गूगल से इधर इन्होंने मान लीजिए जो है वो जॉइंट वेंचर कर लिया, कुछ बिजनेस डील हो गया। तो ये सब चीज़ों में जो है ये
जो बिजनेसेस है, जो एस्टैब्लिश्ड है और जो बीजेपी के क्लोज है, उनका वेल्थ बढ़ता है और भारत का जो है, अपने देश का जीडीपी जो है वो लॉस होता है, जनता का जो है वो लॉस होता है। अभी आपने सुना होगा कि 30,000 करोड़ रुपया, 1 करोड़ जो एम्प्लॉयज़ है, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड के, उनको विड्रॉ करना पड़ा। वो क्यों हो रहा है? ये प्रूव हो रहा है कि भाई भारत के लोगों के पास पैसा नहीं है, जॉब्स नहीं है, इसमें बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। 20 लाख करोड़ का भारत को लॉस होगा। भारत की जनता को कितना लॉस होगा ये कोरोना के बंदी की वजह से? इसका तो कैलकुलेशन करना बहुत डिफिकल्ट है और शायद होगा भी नहीं। तो मैं समझता हूँ कि ये कास्ट कैपिटलिस्ट नीति है मोदी गवर्नमेंट की, और इसके वजह से अंबानी की वेल्थ बढ़ती है। और थॉमस पिकेटी ने अपना जो लेटेस्ट बुक है कैपिटल एंड इडियोलॉजी, उसमें काफ़ी सोल्यूशंस पे बात की है इसके। सर अभी जल्दी सेंसस आने वाला है 2021 में, उसको उसमें ट्राइबल कोड, ओबीसीज का डिटेल्स, या फिर जो धर्म को मानते हैं या नहीं मानते हैं उनके लिए कुछ कॉलम, इस तरह के काफ़ी माइन्यूट डिटेल वहाँ होगी। तो इसको आप कुछ डिटेल में बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? नहीं, वो अभी बहुत अच्छा सब्जेक्ट निकाला आपने। एक्चुअली अभी सेंसस के ऊपर किसी का ध्यान नहीं, और फरवरी में सेंसस हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा, हम सब कोरोना लॉकडाउन में रहेंगे। वो हो सकता है इस सेंसस में जो है वो एनआरसी का डेटा इकट्ठा कर लिया जाए और वो डेटा को फिर बाद में एनआरसी के लिए यूज़ कर लिया जाए। अभी ये सेंसस हो रहा है, इसमें ओबीसी का सेंसस होना चाहिए, इस पर कोई बात नहीं हो रही है। आदिवासियों का एक अलग से कोड होना चाहिए उनकी संस्कृति और सभ्यता के लिए, बाकी धर्मों से अलग। जो भी आपका हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है, जो भी ये रिलीजियस कोड है, उससे अलग एक आदिवासियों का कोड होना चाहिए कल्चर का, क्योंकि वो नेचर को जो है वो मानते हैं। तो वो जो है वो उसका एक बहुत बड़ा इशू है। फिर कोई लोग धर्म को नहीं मानते, उनका कॉलम होना चाहिए जो पहले हुआ करता था सेंसस में, वो एक अलग आने का जो है वो इशू है। और फिर बाद में सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के कौन कौन से डेटा इस सेंसस में कलेक्ट करने जा रहे हैं गवर्नमेंट, उसके ऊपर में कोई चर्चा नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट भी सेशन में नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस इश्यूज है, ये तमाम चीज़ें जो है इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और इस पर कुछ काम तो मैंने किया ऑलरेडी, ट्राइबल कोड के ऊपर में है, या नो रिलीजन के ऊपर में जो कॉलम आना चाहिए उसके ऊपर, ओबीसी सेंसस के ऊपर में भी मैंने पिटिशन की है। और लेकिन ये सब चीज़ों के ऊपर क्योंकि पार्लियामेंट सेशन में नहीं और कोरोना बंदी में बड़ी सभा सम्मेलन नहीं कर पा रहे, तो ये तमाम पब्लिक अवेयरनेस में दिक्कतें जा रही है ये करने में। सर देश में इस तरह इतना बड़ा भयानक संकट है और उसमें मीडिया अर्थव्यवस्था या रोजगार को लेकर कोई भी बात नहीं कर रही है, और ऐसा दिखा रही है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। तो मोदी जी जो अमेरिका में कह के आए हैं कि यहाँ सब कुछ ठीक है इंडिया में, ये क्या मीडिया और मोदी जी का अलायंस चल रहा है इंडिया में? नहीं, अभी तो ये बात कोई छुपी नहीं रही है कि इनका अलायंस है, उनके लिए ठीक है, अभी तो उनको पैसा मिल रहा है मीडिया वालों को। तो वो मीडिया जो है वो तो इनकी जो है वो प्रोपेगेंडा एजेंसीज है ना। अभी जो है अगर आप एनडीटीवी को छोड़ दो और थोड़ा सा राजदीप सरदेसाई जो इंडिया टीवी का जो चैनल है इंग्लिश का, उसको थोड़ा सा यदि छोड़ देते हैं तो जो है अगर मेजॉरिटी में 90% से ज़्यादा जो है वो तो ये जो है वो प्रचारक है, ये जो है वो अभी आप इनको क्या एडिटर्स को क्या कहते हैं, संपादक नहीं है ये लोग, अभी ये जो है वो समर्थक है, इनके प्रचारक हैं। और इसके लिए मीडिया रेगुलेशन का लॉ बनाने की ज़रूरत है। मीडिया ओनरशिप पे नॉन प्रॉफिट मीडिया कॉरपोरेशंस बनाने की ज़रूरत है। इसका मॉडल है कि भाई जो शेयर होल्डर्स है वो एक नहीं होगा, कई शेयर होल्डर्स होंगे और कितना भी पैसा वो लगाए लेकिन उनका शेयर 50% से ज़्यादा नहीं होगा। और 50% किसके शेयर होंगे? तो एडिटर्स के, फिर मीडिया कर्मियों के होंगे और व्यूअर्स का जो है उसमें शेयर होंगे, जो हमसे रिकवर कर रही है पैसे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनका जो है इसमें जो है वो शेयर होल्डिंग होगा। तो जब वो नॉन प्रॉफिट मीडिया ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, पॉइंट नंबर 1, तब जाके जो है जो पैसा लगा रहा है केवल उसका शेयर होल्डिंग, उसका मेजॉरिटी नहीं रहेगी, पहली बात। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपिनियंस एंड पर्संस के लिए डाइवर्सिटी का लॉ बनाने की जरूरत है। जैसे साउथ अफ्रीका के अंदर में डाइवर्सिटी कमीशन है और वो मीडिया के लिए भी अप्लीकेबल होते हैं उसके लॉज, उस तरह से यहाँ डाइवर्सिटी का लॉ बनाने की जरूरत है ताकि एडिटोरियल बोर्ड से लेके जितना मीडिया कर्मी है उसमें रिप्रेजेंटेशन हो सभी लोगों का, इंक्लूडिंग महिलाओं का और डिफरेंट SC ST OBC माइनॉरिटीज कम्युनिटीज का या जनरल कम्युनिटीज का भी हो। और साथ में जो एडिटोरियल बोर्ड और एजेंडा है उसमें जो एक मोटा मोटा क्या चीज़ों का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए व्यूज का, वो भी उसमें डाइवर्सिटी अगर रहेगी तो आएगा। तो एक तो नॉन प्रॉफिटेबल मीडिया ओनरशिप, मीडिया कॉरपोरेशंस एंड डाइवर्सिटी लॉ, 2 तरह का लॉ यदि ये देश में बनाया जाए तो ये ठीक होगा, अदरवाइज ये ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये तो पैसा लेकर बोलने वाले लोग हैं, तो ये अपना मुंह चलाते रहेंगे क्योंकि उनके लिए तो सब ठीक है, उनको पैसा मिल रहा है।
सर मोदी सरकार जब से आई है कुछ ना कुछ सरकारी कंपनियों को बेच रहे हैं। अभी 23 नई कंपनी को बेचने का उन्होंने प्लान बना लिया है, अभी बस एग्जीक्यूट होना बाकी है। तो इस तरह ये जो सरकारी कंपनियों को बेचने का ये काम मोदी सरकार कर रही है, तो ये किस तरह की अर्थशास्त्र का नया मॉडल सेट कर रही है ये मोदी सरकार? नहीं, ये बहुत सिंपल है। देखिए, इसमें दो चीज़ें वो करना चाह रहे हैं। एक जो है, देखिए, जब भी आप प्राइवेटाइजेशन करते हैं तो इसका सिंपल है, आप पब्लिक प्रॉपर्टी को प्राइवेट प्रॉपर्टी बना रहे हैं। यानी जो पब्लिक के टैक्सेस से, जनता की टैक्सेस से जो सालों साल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज जो है वो खड़ी हुई है, सेंट्रल हो या स्टेट हो, उसको आप उठा के उसको डीवैल्यूएट करके, उसको लॉस में लाके, उसका कम वैल्यूएशन करके, मान लीजिए वो 1000 करोड़ की कंपनी है, उसको लॉस में ला डीवैल्यूएट किया, फिर डेप्रिसिएशन निकाला, उसको 200 करोड़ में जो है वो उठा के बेच दिया, फिर अंबानी अडानी को दे दिया। तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी थी वो जाके प्राइवेट प्रॉपर्टी हो जाती है, और फिर प्राइवेट ओनर्स वो जो है वो महंगे हो जाते हैं, और उसका शेयर जो है, जैसे 49% भी शेयर अगर हो जाए किसी पब्लिक सेक्टर का, तो उस पर जो सीएजी का ऑडिट है वो खत्म हो जाता है। तो आपका जो है कंट्रोल चले जाता है, सीएजी और पार्लियामेंट का कंट्रोल उसमें से चले जाता है। पॉइंट नंबर 1। दूसरा, जो रिजर्वेशन का ऑब्लिगेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, SC ST OBCs का जो रिजर्वेशन का ऑब्लिगेशन है, जो शाहू महाराज के पीरियड से 1902 से आया, और कृष्णदेवराय वडियार मैसूर के जो प्रिंस थे, और जस्टिस पार्टी, इसका बड़ा रोल रहा है रिजर्वेशन को लाने में। बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बनने में डॉक्टर अम्बेडकर का भी इसमें रोल रहा है, लेकिन शुरुआत जो है वो शाहू महाराज से और कृष्णदेवराय वडियार और जस्टिस पार्टी से इसकी हुई है। तो ये जो रिजर्वेशन का जो ऑब्लिगेशन है कि SC ST OBC को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, तो एक बार वो पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट हो गई तो रिजर्वेशन का इशू खत्म हो जाता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में तो रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन नहीं है। तो दो ऑब्जेक्टिव है मोदी सरकार के कि 2 लाख 3 लाख करोड़ रुपया इसमें से कमाना है, क्योंकि अभी टैक्सेस तो है ही नहीं। तो एक तो इनको उठाकर बेच दो, तो ये जो है वो अंबानी अडानी जैसे जो इनके पेट जो है बिजनेसमैन है, उनको जो है वो फायदा हो जाएगा। दूसरा, रिजर्वेशन का झंझट खत्म हो जाएगी। तो दो ही इसके पीछे के मेन मकसद है। सर अभी ऐसा चल रहा है कि राम मंदिर बन जाएगा तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी, और अभी ऐसी मीडिया रिपोर्ट से आई है कि अयोध्या मंदिर के जो विघ्नहर्ता पुजारी थे उनको और उनके साथ में 16 सुरक्षा कर्मियों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। तो इस तरह की जो सिचुएशन में इनका जो बयानबाजी आती है, साध्वी प्रज्ञा हो गई या प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर जी का जो बयान आ रहा है, तो इसमें क्या सुसंगत बैठता है ये सारी चीजों में? नहीं, मैं इसको एक ही बात में कहना चाहूँगा, हिंदुत्ववादी ये भोंदूवादी है। मेरा एक ही स्टेटमेंट इस पे है, हिंदुत्ववादी ये भोंदूवादी है। इनका ज्ञान विज्ञान से कोई जो है वो संबंध नहीं है, क्योंकि एक है वो काल्पनिक ईश्वर और आत्मा को और मोक्ष को जो है वो मान रहे हैं, जिसका विज्ञान में कहीं जो है वो अस्तित्व जो है वो प्रमाणित नहीं होता। तो इस पे मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन हिंदुत्ववादी जितने भी हैं वो सारे भोंदूवादी है। बस इतना ही एक स्टेटमेंट में कहना चाहूँगा। सर हम अभी इसके आखिरी पड़ाव में हैं, तो हम पूछना चाहते हैं, आर यू ए फ्री थिंकर? यस, ऑफ कोर्स फ्री थिंकर होना बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंटिफिक थिंकर, फ्री थिंकर होना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दुनिया में नॉलेज का कोई लिमिटेशन नहीं है। तो हर जगह से पढ़ के जो है समझा जा सकता है। खुद की भी सोच जो है वो, उससे भी कुछ चीज़ों का जो है वो इन्वेस्टिगेशन, डिस्कवरी, रिसर्च किया जा सकता है। और मैंने फ्री थिंकिंग से, साइंटिफिक थिंकिंग से ही कॉस्मो ह्यूमैनिज्म को जो है वो इन्वेंट किया है। तो वैचारिक गुलामी जो है वो अच्छी चीज़ नहीं होती है। विचारों में स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसी से इंसान महान होता है। सर अभी हम एक आखिरी सवाल लेंगे, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? अभी तो मेरे जीवन का ये लक्ष्य है कि जो अभी मैं 30 साल में इतना पढ़ लिख के यहाँ तक आया हूँ, और दुनिया की ऐसी कोई चीज़ नहीं जो मैंने पढ़ी नहीं और जिसकी मुझे समझ नहीं, देश की ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसको मैंने पढ़ा नहीं और समझ नहीं। आज मेरी लाइब्रेरी पहले, दूसरे, तीसरे नंबर में वन ऑफ द बेस्ट है इंडिया के अंदर में। और अभी जो है ये काम करते करते मैं अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया को जो है वो देश के 20-22 राज्यों में ला पाया हूँ। अब मेरा ये मकसद है कि एक भारत को यूनिक पार्टी और पॉलिसीज़ के आधार पर गवर्नेंस दिया जाए, और API एक यूनिक पार्टी ऑलरेडी है, उसको प्रैक्टिकली वो डेवलप हो। जैसे मैं कई बार कहता हूँ, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से यूरोप की जो है, डेमोक्रेटिक पार्टी से अमेरिका की, या मैं कम्युनिज्म को सपोर्ट मैं नहीं करता, करने की ज़रूरत भी नहीं, लेकिन चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी है, ये पार्टी, इसको देखिए, इन्होंने देश को ऐसे डेवलप किया कि वो पूरे के पूरे देश और सोसाइटीज़ को ट्रांसफॉर्म किया है। तो भारत में सामाजिक धार्मिक संस्थाएं बहुत हैं, सांस्कृतिक संस्थाएं बहुत है, पॉलिटिकल पार्टी भी कहने के लिए बहुत है, लेकिन यूनिक स्पेशलाइज पार्टीज नहीं, जिनको साइंस का नॉलेज हो, जिनको बाकी दुनिया के वेरियस सब्जेक्ट्स का नॉलेज हो, जिसकी पॉलिसी जो है
वो बहुत ज़्यादा क्लियर हो, जिसका लीडरशिप में जो है वो ये टैलेंट और विजन क्लियर हो, जिसके ऑफिस बेयर्स और कार्यकर्ताओं में जो है ये सारी चीज़ों का जो है वो क्लैरिटी हो, और उसके आधार पे वो पॉलिसी और वो इलेक्शन जीते और गवर्नेंस में जाए, और उस आधार पे जो है वो देश का डेवलपमेंट हो, लोगों का डेवलपमेंट हो, और फिर इंटरनेशनल लेवल पे दुनिया को भी वो कुछ कंट्रीब्यूट कर सके उस दिशा से। तो ऐसा यूनिक पार्टी इंडिया में नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि एपीआई को एक यूनिक पार्टी करके मैं डेवलप करूँ, फिर इसको गवर्नेंस तक लेकर आऊँ ताकि एपीआई गवर्नेंस में आए, और ये जो पॉलिसीज़ है कॉस्मो ह्यूमनिज्म के आधार पे जो हमने फ्रेम की है वो भारत में लागू हो, और उससे भारत जो है एक मोदवेड़ची भारत बने और दुनिया मोदवेड़ची विश्व बने। अभी ये मेरे जीवन का लक्ष्य है, और मैं समझता हूँ कि आने वाला 15-20 साल जो है वो मैं इसमें बहुत एनर्जी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, क्योंकि आई एम स्टिल यंग, एनर्जेटिक, और अगर नेचर का सब ठीक रहा तो 20 साल जो है वो मैं अच्छा सर्विस देश के लोगों को और देश को दे पाऊँगा। ये मेरे जीवन का लक्ष्य है कि मानव की जो प्रॉब्लम्स हैं उसको उसके समाधान के लिए एक उसको विज्ञान का और ज्ञान का रास्ता दिया जाए, जो कॉस्मो ह्यूमनिज्म में मैं ऑलरेडी दे रहा हूँ, और इसके आधार पे पार्टी को गवर्नेंस में लाया जाए, शासन में लाया जाए, और उन नीतियों से भारत को एक वैज्ञानिक भारत बनाया जाए, एक मानवतावादी भारत बनाया जाए, समतावादी और मानवतावादी भारत बनाया जाए, मोदवेड़ची गोंडवाना बनाया जाए और मोदवेड़ची विश्व बनाया जाए। ये मेरे जीवन का अभी लक्ष्य है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। सर, आपने इतने व्यस्त समय में हमको इनलाइटेड न्यूज और मानवतावादी मीडिया सेंटर के लिए समय दिया है, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।